दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन परीक्षा है जो स्टेज फर्स्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट। इसका हम लोग जो है क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग जो है पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक से जितना भी क्वेश्चन है 75 है लगभग में, तो उसको हम लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा सभी क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार का जो ग्रेड 3 है टेक्नीशियन और एएलपी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। साथ में दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग वीडियो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चल मैं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार सभी लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए। थोड़ा आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लोग के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूँ। तो प्रैक्टिस सेशन का जो है ये प्रैक्टिस सेट पहला है, तो ये चालू रहेगा दोस्तों। तो आप लोग है थोड़ा सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़रूर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पर, चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो हमारा देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है ये, और पहले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन से देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, यानी नहीं पूछ रहा है, विभिन्न भाग नहीं होते हैं, वे डैश समूह से संबंधित होते हैं। वो किस समूह से संबंधित होते हैं? तो ये जो है दोस्तों, जिसमें विभिन्न भाग नहीं उपस्थित होते हैं वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग में अगर बात करें दोस्तों तो कौन कौन से आता है? तो थैलोफाइटा वर्ग में आता है शैवाल। थैलोफाइटा वर्ग में कौन कौन आता है दोस्तों? तो आता है शैवाल, कवक और जीवाणु। शैवाल, कवक और जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल की बात करें दोस्तों तो शैवाल जो है ये पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है, यानी जलीय पौधा होता है, सॉरी, ये जलीय पौधा होता है। शैवाल जो है सरल जलीय पौधा होता है पादप जगत का। शैवाल का अगर दोस्तों अध्ययन की बात करें तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। दोस्तों, थोड़ा अगर डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो ज़रूर लंबा होगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर सिर्फ आंसर करके चलेंगे तब तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इसकी डिटेल को देखते चलेंगे ताकि आप लोग को जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और हम अगला बात करें दोस्तों कि बर्फ़ पर जो उगने वाला शैवाल होता है उसको क्या कहते हैं? तो बर्फ़ पर जो उगता है शैवाल, बर्फ़ पर जो शैवाल उगता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ़ पर जो उगता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोफाइटस, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहते हैं। और चट्टान पर उगने वाला जो शैवाल होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो जो चट्टान पे उगता है शैवाल, चट्टान पे जो उगता है उसको हम लोग कहते हैं लिथोफाइट। चट्टान पे उगता है उसको कहते हैं लिथोफाइट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें जो तत्व है उसका गुण है वो किस स्वभाव के आधार पर उसको रखा गया है? तो किस स्वभाव के आधार पर रखा गया दोस्तों? तो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। मेंडलीव दोस्तों कहाँ का था दोस्तों? तो ये मेंडलीव जो है ये रूस का रहने वाला था, रूस का रसायन शास्त्री था, ठीक है। और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल कण कहा था। किसने? मेंडलीव ने। मोसले के आधुनिक आवर्त सारणी नियम कब दिया गया था? तो दोस्तों मोसले कब दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम? तो ये दिया था दोस्तों 1913 ईस्वी में। लेकिन मोसले ने इसने जो है परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था, परमाणु संख्या के आधार पर जो है ये बनाया था। परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था, परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था कौन? मोसले। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं
जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? तो करंट का मान दोस्तों क्या होगा? करंट का मान एक ही रहेगा, एक ही रहता है। अगला देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। कह रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? इसके लिए 2 कथन दिया है और इस कथन के अनुसार हमें आंसर देना है। तो पहला कह रहा है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है। किसने? राजू ने। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा यात्रा किया है तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य एक केवल पर्याप्त है, परंतु वाक्य जो है 2 पर्याप्त नहीं है। यात्रा के बारे में पूछ रहा है तो वो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण घूमा है, इसका मतलब जो है पहला सही है, यानी यात्रा करना उसको पसंद है, और दूसरा गलत हो जाएगा। दोस्तों के साथ रहना पसंद है तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 1 पर्याप्त है और 2 नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। यानी ये 3 चित्र दिया हुआ है और कह रहा है कि पहला का जो संबंध दूसरा से है वही संबंध तीसरा का चौथा करना है। ठीक है, उसके अनुसार आंसर हमें चूज करना है। ये सो डायमंड रिंग है, ये कहाँ पहना जाता है? हाथ के उंगली में पहना जाता है। ठीक है, तो ये उंगली दिखा रहा है, तो ये नहीं, डायमंड रिंग उंगली में पहना जाता है। इसी तरह ये है, ये देख लीजिए, ये जो सिर पे पहना जाता है, ये ताज टाइप का होता है जो क्वीन के सर पे होता है। तो ये कोई किसके लिए होगा? तो ये महिला के लिए होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मुकुट है और किसके लिए संबंधित है? तो ये सिर से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों एक परमाणु में जो है न्यूट्रॉन की संख्या वो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। परमाणु की दोस्तों अगर बात करें हम लोग परमाणु की, तो परमाणु मूलतः जो है 3 मूल कण से बने होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है दोस्तों, इसमें कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश क्या होता है? विपरीत होता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होता है लेकिन उसका आवेश विपरीत होता है, जिसके कारण जो है एक निगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये उदासीन होता है। किसी भी परमाणु में नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है वो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। वो परमाणु क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करिए। तो दर्पण कैसा बनेगा? यानी उसके नीचे रखा जाता है ऐसे दर्पण। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे दर्पण है यहाँ पर, तो कह रहा है कि उसका चित्र कैसे बनेगा? तो यहाँ पर अगर दर्पण हो तो ठीक इसका उल्टा देख लेंगे आप लोग कैसे बनेगा। तो ये वाई सीधा उल्टा हो जाएगा, एच सेम रहेगा, टी का ये नीचे आ जाएगा, ये देख लीजिए, एल का ये ऊपर ऐसे हो जाएगा, तो ये, और ए ई सेम रहेगा, एच सेम रहेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में कौन से कथन में अंतर्निहित है। कौन अंतर्निहित है कथन में, उसका चयन करना है हमें। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, कथन कह रहा है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए और इसके लिए अनुमान दिया हुआ है। अनुमान पहला कह रहा है कि कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। कार्यशाला क्या करता है? अध्यापक के ज्ञान को सामयिक बनाता है। और दूसरा कह रहा है कि कार्यशालाएं समय बर्बाद करती हैं। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा। कार्यशाला जो है अध्यापक के ज्ञान को सामयिक बनाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कह रहा है कि अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए और भाग लेने से क्या होगा? सामयिक बनाएगा उसके ज्ञान को। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा और 2 गलत होगा। तो हमारा होगा केवल अनुमान एक निहित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं किसी कक्षा से
छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कह रहे कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या, यानी छात्रों की संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग छात्रों की संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग जो गर्ल की संख्या है, मान लेते हैं जो छात्राएं हैं उसकी संख्या कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। और लड़की का आ रहा है औसत छात्राओं का कितना है, 14 है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एवरेज हो जाएगा 14 है तो 14x हो जाएगा, दोनों का गुना हो जाएगा संख्या से, जितना रहेगा उतना से, तो यही होता है उसका एवरेज। तो इसका हो जाएगा 14x एवरेज। और अगर बॉय की बात करें दोस्तों तो बॉय की संख्या कितना है, 9 है, ठीक है। और लड़कों का प्राप्तांक कह रहा है कितना है, तो ये है 12। तो हो जाएगा लड़कों का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 9 गुना 12 है तो 12 से गुना कर देंगे, 108 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि सभी छात्रों का जो कुल प्राप्तांक कितना है, तो 13.1 है, ठीक है। तो 13.1 से सभी गुना कर देंगे। पहला कितना है, गर्ल है x और बॉय है 9, इसको गुना करेंगे कितना से, 13.1 से, तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, तो इसको अगर हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस 108 बराबर हो जाएगा 13.1x प्लस 117.9, 117.9, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो हम लोग आ जाएगा क्या, ये 14x माइनस 13.1x बराबर हो जाएगा 117.9 माइनस 108, इसको घटा देंगे, इधर ये इधर आ जाएगा माइनस में और ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर माइनस होगा तो ये कितना बचेगा दोस्तों, तो ये इधर आकर माइनस होगा तो ये बचेगा 14 में से 13.1 जाएगा 0.9 बचेगा, और यहाँ पर है 117.9 में से 108 घट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे, ये पॉइंट कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो 11 मरतबा ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान हो जाएगा 11। तो कह रहे हैं कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितना हो जाएगा, कुल छात्र हो जाएगा, पहला बॉय कितना है 9 और x कितने को माने हैं गर्ल को, तो ये हो जाएगा 11, यानी कि हो जाएगा 20। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु 36 दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कह रहा है कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, कितना द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, कितना है 4 kg है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इस वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग की बात करें हम लोग, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग को हम लोग दोस्तों डिनोट करते हैं किससे, u से। तो इसका हो जाएगा कितना 5 मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम वेग की बात करें दोस्तों, अंतिम वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं। तो ये कितना तक है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अब हम लोग जो है कार्य बराबर फार्मूला होता है w बराबर क्या होता है, हाफ m v2 माइनस u2, यानी अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रथम वेग का स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुना ये हो जाएगा m4 है, उसके बाद 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 100 में से 25 जाएगा 75, और यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 150 जूल। अगला देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़की की और तस्वीर की ओर देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, यानी एक लड़की की तस्वीर है कहीं पर लगा हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये लड़की का तस्वीर है। तो उसको देखते हुए एक लड़की ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि इस तस्वीर वाली की माँ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, इस तस्वीर वाली की माँ
कह रहा है कि मेरे नाना जी की एकलौती बेटी है, यानी जो लड़की कह रही है उसके नाना कौन हो जाएगा, उसके माँ की पिताजी हो जाएंगे। तो कह रहा है कि उसकी माँ मेरे नाना की, यानी उस जो लड़की कह रही है उसके नाना, यहाँ पर इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर से बताते हैं। ये तस्वीर वाली लड़की है और ये कह रही है कि दूसरी लड़की कह रही है कोई कि इस तस्वीर वाली लड़की के माँ जो है मेरे नाना, यानी कोई लड़की है इसे कह रहा है कि नाना की एकलौती बेटी है, यानी कि इसके नाना जब होगा, इसका एक बेटी होगा, मात्र एक, यानी एकलौती बेटी कह रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका नाना होगा, मतलब यही इसकी माँ होगी। ठीक है, ये तस्वीर वाली लड़की, तभी तो इसका एकलौती बेटी है, क्योंकि दूसरा बेटी है नहीं जो इसका नाना होगा। तो कह रहा है और उनकी केवल एक बेटी है, और जो है इस महिला कह रहा है केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो कह रहा है कि शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, तो जो तस्वीर की लड़की है वो खुद शीशा ही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन, तस्वीर की लड़की खुद शीशा ही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो ये है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विभाजित किया गया था। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है इसको विभाजित किया गया था। ठीक है, भारत का जो उस समय दोस्तों विभाजित हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, तो इसका विभाजन है दोस्तों कब, किस आधार पर हुआ था, तो धर्म के आधार पर इसका विभाजन हुआ था। भारत की स्वतंत्रता जो अधिनियम था इसके अनुसार 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो है दो राष्ट्र का निर्माण हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो ये पाकिस्तान का हुआ 14 अगस्त और अपना इंडिया का हो गया 15 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को जो है इंडिया अपना भारत स्वतंत्र हुआ। तो कह रहा है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत स्वीकार किया गया था, तो 3 जून को इसके लिए योजना आया था और 3 जून योजना के अनुसार जो है इसका विभाजन स्वीकार किया गया था। भारत के विभाजन का जो दोस्तों योजना है वो क्या कहलाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना कहते हैं, या इसी को जो है वल्कन भी कहते हैं, वल्कन योजना, वल्कन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन योजना या इसको वल्कन प्लान भी कहा जाता है। इसी के आधार पर जो है रेड क्लिफ एक आयोग बना था जिसके अनुसार जो है सीमा का निर्धारण किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। सर्च जो लाइट है दोस्तों, सर्च लाइट होता है, उसका प्रवर्तक कौन होता है, तो उसका प्रवर्तक होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का और उपयोग दोस्तों कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का और उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जिसे दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा भी इसको जो है प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर आदि में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर ट्रक चालक की बात करें और मोटरसाइकिल चालक के बगल के जो पृष्ठ होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंदे थे तो नीले गेंद की संख्या कितना थी, 36 थी। जब 44 था लाल तो नीला कितना था, 36 था। 44 लाल तो नीला 36। यदि नीले गेंद की संख्या कह रहा है कि 54, नीला गेंद कितना हो गया दोस्तों, 54 हो गया, तो कह रहा है थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी होगी। तो दोनों गेंदों का अनुपात हम लोग पहले देख लेते हैं, तो कितना है अनुपात,
तो अनुपात हो जाएगा 44 हो गया लाल और नीला कितना हो गया 36। ठीक है, ये हो गया रेड और ये हो गया ब्लू। ठीक है, तो नीले गेंद की संख्या कह रहा है कितना हो गया दोस्तों, तो नीला गेंद हो गया ब्लू गेंद कितना 54 हो गया संख्या, यानी कि जो ब्लू गेंद है 36 से कितना हो गया 36x से हो गया दोस्तों ये 54। तो x का मान कितना हो जाएगा 54 और बट्टा में हो जाएगा 36, यानी कि हो जाएगा 3/2। तो कह रहे हैं कि हमें लाल गेंद की संख्या पूछ रहा है, तो लाल गेंद बराबर रेड गेंद बराबर हो जाएगा कितना है 44। तो 44 और गुना x का मान कितना आया 3/2, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 22 और इसको गुना करेंगे 22 गुना 3 तो हो जाएगा 22 या 66। तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है, ए हो जाएगा आंसर। अगला देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का हमें अनुपात निकालना है। दोस्तों शंकु का अगर हम लोग बात करें कि शंकु का वॉल्यूम कितना हो, क्या होता है वॉल्यूम मतलब आयतन, तो ये होता है दोस्तों क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और शंकु का ऊंचाई दिया है कितना, इसका अगर ऊंचाई की बात करें तो यह है कितना दोस्तों, ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं इसका एच। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या क्या कह रहा है आर, तो आर क्या हो जाएगा एच का कह रहा है 1/3 है, ये हो जाएगा h/3। और इसको हम लोग जो फार्मूला में अगर फिट करते हैं आयतन में, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर की जगह पर हो जाएगा h/3 का स्क्वायर और गुना हो जाएगा h। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई गुना हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये h हो गया क्यूब, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। अगर हम लोग गोलार्ध की बात करें दोस्तों, तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है, क्या कह रहा है गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध, एक गोलार्ध का आयतन के बराबर कह रहा है। तो गोलार्ध का दोस्तों अगर आयतन की बात करें तो गोलार्ध का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो 4/3 पाई आर, चूंकि हम लोग छोटा यहाँ ले चुके हैं तो इसमें बड़ा ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से दोनों का आयतन अगर दोस्तों बराबर करते हैं, ठीक है, इसीलिए 1/3 पाई इंटू h/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई गुना आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करें अगर तो ये पाई पाई कटेगा, 3 कटेगा, तो हमारा फाइनली होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा h/9, h/9 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 4, ऐसे करते हैं 4r3। ठीक है, h/9 बराबर हो गया 4r3। अब हम लोग जो है r3 को इधर ले आते हैं फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा h/r3 बराबर हो जाएगा 36/1 हो जाएगा। ठीक है, 36/1। और शंकु की त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पर दोस्तों h/3 दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर h का मान दिया हुआ है, क्या h का मान दिया हुआ है 3r, यहाँ से हम लोग h को क्या करते हैं, h को क्यूब में बदल देते हैं। चूंकि यहाँ पे h³ का मान दिया हुआ है h/9 बराबर 4r3, तो इसको h³ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, इसका भी क्यूब करेंगे तो 27r³ हो जाएगा। इसका क्यूब करने पर 3 3 होती है 27 और r³ अलग हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि h³ का मान जो है इस समीकरण में यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका मान अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 27r³ बटा में बड़ h का मान रख दिए ये 27r³ और ये बट्टा में हो जाएगा बड़ा r³ बराबर हो जाएगा 36/1। उसके बाद फिर r³ बटा बड़ा r³ बराबर क्या हो जाएगा 36 और बटा 27 को इधर ले आएंगे हम लोग
ये हो जाएगा 27। ठीक है, अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये हो जाएगा 9×36 और 9×27, यानी कि हो जाएगा 4/3 r³ तो फाइनली हमारा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये इधर r/r अगर करते हैं, r क्योंकि जो है दोनों का त्रिज्या अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ये क्यूब जो है इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब में 4 अब बटा में फिर से हो जाएगा क्यूब में 3। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूब में 4 और क्यूब में 3। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। जैसे हंस का हो गया है दोस्तों, हंस हंस है क्या, तो हंस का बहुवचन है हंसो। उसी प्रकार जो है पतलून है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं मोजों का मोजा होगा नहीं, कमीजों का कमीज, यहाँ पर जो है बहुवचन का सिंगल दिया हुआ है, और जैकेट का जैकेट ऐसे ही है, तो यहाँ पर पतलून का पतलून होती है, इसका जो है बहुवचन दिया हुआ है, पतलून का बहुवचन पतलूनों होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अगर पानी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ये दोस्तों क्लोरीन गैस इसमें से उत्पन्न होगी। अगर क्लोरीन की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक बार आप लोग सुन लीजिए सही ढंग से, उतना लिखना में थोड़ा दिक्कत है, तो आप लोग जो सुन लीजिए। क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो क्लोरीन का जो है विरंजक के रूप में सूती कपड़ा, कागज आदि का रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन क्या करता है, नष्ट कर देता है। फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट जैसी विषैली गैस के उत्पादन में भी क्लोरीन का निर्माण मतलब प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किसका प्रयोग किया है, क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है। चीनी को अगर सफ़ेद किया जाता है दोस्तों, बात करें तो चीनी को सफ़ेद करने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कह रहा है 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो क्या निकालेंगे दोस्तों, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, तो हम लोग देखते हैं बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है फार्मूला, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यहाँ लिखते हैं बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि बहुलक का मान यहाँ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हम लोग बहुलक का मान कितना, बहुलक को x मान लेते हैं। ठीक है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर दिया हुआ है दोस्तों, ये माध्यिका कितना हो जाएगा x-2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 2 है। अब हम लोग जो है इसको इस फार्मूला में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, ये बहुलक x है, तो हमारा x बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 माध्य होता है, तो 3 × x-2 और माइनस फिर यहाँ पे है 2 गुना माध्य, क्योंकि हमें माध्य बीच का कह रहा है, माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करिए, तो हमें माध्य हो जाएगा ये। अब इसको अगर फिर से सॉल्व करें हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3x, 3 से इसको गुना करेंगे 3x, फिर इसको गुना करेंगे तो -6 और फिर हो जाएगा -2 गुना हो जाएगा माध्य। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग, अब इसको जो है x को इधर ले आते हैं एक साइड, तो 2 गुना माध्य बराबर लिखेंगे, 2 गुना माध्य बराबर हो जाएगा 3x - 6 - x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ माध्य निकाल लेंगे, माध्य बराबर हो जाएगा 2x - 6/2
बराबर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x-3। ये हो जाएगा क्या, माध्य हो गया। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है क्या, तो दोनों का अंतर दिया हुआ है क्या दोस्तों, x-2 और माइनस जो है x-3, इसका हो जाएगा क्या, x-2 और ये माइनस हो जाएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा +3, x कट गया, ये है -2 और ये है +3, तो ये बचेगा कितना, +1 बचा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी +1 आंसर। 19 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई अनुमानों में कौन सी कथन में अंतर निहित है। कह रहा है कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अनुमान कह रहा है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, हर नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, हर नीति में। कथन कह रहा है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, तो ये कहना गलत होगा। ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर नीति में ईमानदारी होनी ही चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि न तो अनुमान 1 और न ही अनुमान 2 निहित है। अगला देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकृति का चयन करना है। जैसे इसमें देखिए दोस्तों, एक गोला है, इसमें जो है 1 2 3 4 है, फिर गोला है 1 2 3 है, फिर गोला है 1 2 है। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, गोला है 1 2 3 है, गोला है 1 2 है और गोला है 1 2 3 4 है। ठीक है, 4 3 2 है, फिर 4 3 2 है, फिर इसी प्रकार देखेंगे 4 2 है, तो अब बचेगा क्या, 3 वाला बचेगा, तो गोला होगा और इस प्रकार जो है 3 होगा इसमें। तो गोला और 3 किसी में नहीं है, सिर्फ ए में है। ठीक है, और एक किस में है, सी में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले कोई संख्या आती है, यानी कि कोई भी सिंबल, प्रतीक माने हो गया सिंबल, जैसे ये लेटर हो गया, ठीक है, ये लेटर हो गया, सिंबल ये हो गया, प्रतीक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, सिंबल यानी प्रतीक है। तो कह रहा है कि ठीक कितने दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले कोई संख्या है, यानी प्रतीक के पहले संख्या है, तो संख्या ढूंढेंगे, यहाँ है प्रतीक के पहले है, हाँ, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिर कोई संख्या है, इससे पहले प्रतीक है, तो नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, तो कह रहा है फर्स्ट में कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 प्रति नग के हिसाब से बेचे। ठीक है, 75,000 साबुन बेच दिया। दूसरा कह रहा है कि उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा उत्पाद कह रहा है कि नहीं है। तो ये भी सही कह रहे हैं, यानी कि कंपनी जो है एबीसी ने 75,000 साबुन 70 प्रति नग से बेचा, यानी कि कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी है, तो ये बिक्री अच्छी है, बेचा है। उसका अगर उत्पादन के लिए एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, अगर उत्पाद नहीं है तभी तो एक साबुन बेचा है 70,000, ये भी सही हो जाएगा, 1 भी और 2 भी, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में जो है 942 हो जाती है, आरंभ में किया गया निवेश कितना था। दोस्तों आरंभ में किया गया निवेश पूछ रहा है, हमें दर दिया हुआ है, दर, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, और ये जो है मिश्रधन दिया हुआ है, हमें मूलधन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सबसे बेस्ट होता है कि आप तो क्या करें, इसके अनुसार बना ले, ऑप्शन के अनुसार। आप देख लीजिए कि कटने वाला ऑप्शन कौन हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो 6 वर्ष है तो थोड़ा सा इस हिसाब से लेंगे ताकि कट जाए, तो हम लोग जो है सबसे पहले 600 डाल कर देख लेते हैं। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मान लेते हैं मूलधन ये होगा, गुना समय है 6, गुना कितना है दर, इतना बटा 100। ठीक है, तो इधर बच कितना गया दोस्तों, 6 3 9, यानी कि 342, यानी 342 के बराबर अगर ये आ गया तो मतलब हो गया। 342 कहाँ से आया, तो ये 942 में से 600 घटा दिए, यही ना उसको ब्याज मिला होगा अगर ये मूलधन होगा तो ये 342 है। तो इसको काट के देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको अगर गुना करते हैं तो 6 36, और 36 को अगर 9.5 से गुना करते हैं, 9.5 से गुना करते हैं
तो ये आ जाएगा कितना, 342 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों अगर प्रोसेस से बनाना चाहें तो आप लोग जो है प्रोसेस से बना सकते हैं। तो इसका हो जाता है मिश्र धन बराबर होता है फॉर्मूला P यानी कि मूलधन प्लस मूलधन गुना समय यानी T गुना दर यानी R बट्टा 100। इस फार्मूला पर अगर आप लोग इसको बैठाएंगे तो ये जो है मिल जाएगा आपको आंसर। मिश्र धन जगह पर ये देंगे। ठीक है, मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, इसके अनुसार जो है ये लॉन्ग प्रोसेस से बन सकता है, बन जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम का अभाव है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जो है थोड़ा शॉर्टकट में निकलेंगे जल्दी से। तो देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इतना का वर्गमूल होगा, यानी 15,376 का वर्गमूल होगा। देखते हैं सबसे पहले लास्ट में क्या दोस्तों 6 है, तो 6 किस में आता है, 8 या 64 नहीं आता है, 4 चौका 16 इसमें आता है, 4 चौका 16 इसमें भी आता है और 2 दूना 4 इसमें नहीं आता है। तो हमारा ऐसे ही 2 ऑप्शन कट गए। अब इसमें से 124 और 134 में से हम लोग अनुमान मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, किसका हो सकता है, या तो फटाफट गुना करके देख लेंगे, यानी 124 को 124 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 6 8 9 4 फिर 8 फिर 4 और फिर 2, फिर इसी तरह ये हो जाएगा 4 2 और 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 7 3 5 और 1, ये हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर इस तरह से अगर ऑप्शन इसको भी अगर चाहें तो गुना करके देख लीजिए, ऑप्शन से बना सकते हैं, या नहीं तो फिर आप लोग जो है वर्गमूल वाला जो कॉमन प्रोसेस होता है उसके अनुसार बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, 2 का जोड़ा लगा दीजिए, 1 से करिए 1 एकम 1, फिर ये हो गया 0, फिर ये इधर आकर जोड़ा 2, फिर इधर आएगा 53, फिर इसी तरह जो है इसको फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 22 दूना 44, फिर ये 2 आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 24, और इसको फिर घटाएंगे 9, फिर इधर 76 उतरेगा तो इससे गुना करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 124। तो इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, या शॉर्टकट है गुना करके ऑप्शन से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर बी से दोगुना तेज है और टैंकर बी जो है टैंकर ए से दोगुना तेज है। कह रहा स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। स्विमिंग पूल को टैंकर अगर ए की बात करें तो भरने में कितना समय लगेगा इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर क्षमता की बात करें तो हम लोग क्षमता लिख लेते हैं। सबसे क्षमता की बात करें तो ए बी सी की, ए बी और सी तीनों की क्षमता की बात करें तो ये दोगुना क्षमता है एक्स, और इससे भी दोगुना है किसका, सी का। ए का दोगुना बी, सी टैंकर बी से दोगुना तेज है, यानी सी जो है टैंकर बी से दोगुना तेज है और बी जो है टैंकर ए से दोगुना तेज है। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये लिखे एक्स का दोगुना बी और ए का दोगुना बी और बी का दोगुना सी, एक्स 2x और 4x। ठीक है, अगर तीनों के कार्य करने की कुल क्षमता कितना हो जाएगा तो सबको जोड़ देंगे, 4 2 6 और 1 7x हो जाएगा। यहाँ पर कुल क्षमता हो गया इतना, और तीनों को काम में कह रहा लगा समय अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको सीधा उल्टा कर देते हैं, तो 1/7 हो जाएगा समय निकालेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है चूँकि यहाँ क्या हुआ, कुल काम कितना हुआ, कुल काम कितना हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर कुल काम हो जाएगा हमारा 1। अब कह रहा है इस काम को करने में कितना देर लगा है, कितना टाइम लगा है, तो 1/7 हमारा समय निकला है, और लगा है कितना ऐसे एक्चुअल में 10 घंटा, तो 1/7 हो जाएगा 10 के बराबर। तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 10 साथे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, सॉरी 1/70 हो जाएगा इधर आके, तो x बराबर 1/70 हो जाएगा। अगर कह रहा है अगर क्षमता, ये क्या आया, ये आया क्षमता। और इसी में हम लोग अगर समय की बात करें कि ए के द्वारा लिया गया समय, एक समय अगर बात करें तो समय में क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 70 घंटा। ठीक है, चूंकि जो है ए का मान एक्स का मान ए है, अगर बी के बारे में पूछेगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, सी के बारे में पूछेगा 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा ए का कितना हो जाएगा 70 घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। जिस उच्च प्रतिक्रिया जो होता है जिस धातु का, उसका कह रहा है कि निष्कासन कैसे होता है दोस्तों, तो उसका निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा जो है उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। खनिज से अयस्क व अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से गैंग या अधातु को अलग करने के को क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे। क्या, सांद्रण। अगला देख लेते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से कह रहा है कि 12 मीटर क्या है, ऊपर है। यानी कि सड़क के किनारे से मान लीजिए कि ये क्या है, 12 मीटर, ये है कितना, 12 मीटर है। और ये सीढ़ी कितना है, 13 है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो कह रहा है यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, यानी अगर इसकी बात करें दोस्तों, अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये अगर 13 है, ये 12 है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा 5। ट्रिप्लेक्स का नियम अगर पढ़े होंगे तो ये 5 हो जाएगा। कैसे, तो रूट अंडर करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 13 13 169। ठीक है, 169 माइनस 144 घटाएंगे तो हो जाएगा रूट अंडर कितना, 25, और 25 का वर्गमूल कितना था, 5 ही हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि यह यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर से लगाया जाए, यानी कि यहीं पर पाद इसका सेम रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, दूसरी ओर कहता है, लगा देता है। ठीक है, दूसरी ओर अगर लगा दिया जाए तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। यानी तब जो है अगर दूसरी ओर ये सीढ़ी को अगर पलट दिया जाता है तो ये इसका ऊंचाई कितना होता है, मात्र 5 मीटर होता है। इसको यहाँ से मिला देंगे। सीढ़ी का तो लंबाई सेम ही है, जो 13 इधर है इसको क्या किया गया, इधर गिरा दिया, और ये हो जाएगा कि ये बदल गया 5। तो अगर ये हो गया 13 और ये हो गया 5 तो ट्रिप्लेक्स के नियम से हम जानते हैं ये हो जाएगा कितना, 12। कैसे, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को रूट करके घटा देंगे, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सड़क की चौड़ाई कह रहा है यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो पहला का था 5 और दूसरा हो गया 12, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 17 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 17 मीटर सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। त्रिभुजाकार संख्या दोस्तों कौन होता है, ये पहला त्रिभुजाकार संख्या होता है 1। दूसरा त्रिभुजाकार संख्या की बात करें तो क्या होता है, 1 + 2 यानी कि 3 होता है। तीसरा त्रिभुजाकार संख्या की बात करें तो होता है 1 + 2 + 3 होता है, यानी कि 3 3 6 होता है। चौथा त्रिभुजाकार संख्या की बात करें तो 1 + 2 + 3 + 4 होता है, और सबको जोड़ेंगे अगर हम लोग 4 3 7 दोनों 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10। पांचवा अगर त्रिभुजाकार संख्या की दोस्तों बात करें तो 1 से लेकर 5 तक का हो जाएगा जोड़। ठीक है, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। हमको लगता है इतना आंसर देने के लिए काफ़ी होगा, यानी कि 1 है इसमें नहीं है, तो ये छोड़िए, 3 है तो हाँ ये है। त्रिभुजाकार संख्या कह रहा है नहीं है, तो 3 तो है, तो हमारा ही है। उसके बाद कह रहा है 6 नहीं है। उसके बाद 10 तो है, तो ये भी है, ये भी है। उसके बाद कह रहा है 4 में है, 5 कह रहा है 15 है, उसके बाद 15 भी है, तो बच कौन गया दोस्तों, ये 5 बच गया, यानी कि ये त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं 29 नंबर कह रहा है कि फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है। दोस्तों फरवरी 2018 से कोलकाता जो टीम है उसका मालिक कौन है, इसका मालिक है शाहरुख खान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहरुख खान इसका मालिक है। आईपीएल की बात करें दोस्तों तो पहला आईपीएल का जो है संस्करण कब हुआ था दोस्तों शुरू, तो ये हुआ था 2008 में इसका शुरुआत हुआ था। और इसमें विजय कौन रहा था, यानी कि जीता कौन था, तो इसको जीता था राजस्थान रॉयल्स। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, राजस्थान रॉयल्स इसको जीता था। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है मुंबई इंडियन। कितना बार जीता है, 5 बार। कोई और टीम है दोस्तों जो 5 बार जीता है, ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ज़्यादा मुंबई, कोई और एक टीम है जो 5 बार जीता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। तो सबसे ज़्यादा बार खिताब कौन जीता है, मुंबई इंडियंस जीता है। कितना बार, 5 बार जीत चुका है। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये एक प्रकार का चित्र दिया हुआ कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त में ए बी क्या है, ए बी जो है चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई से, चाप ए बी है इसको स्पर्श रेखा डी और ई, डी से बिंदु
डी पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, बिंदु डी पर मिलाने के लिए इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया है। यदि ए बी का मान दिया हुआ है 12, यानी कि ये दिया हुआ है दोस्तों हमारा 12 सेंटीमीटर, और डी का मान दिया हुआ है हमारा कितना दोस्तों, डी और ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें बी डी की लंबाई क्या होगा, बी और डी यानी कि इसका लंबाई हमें पूछ रहा है, इसका लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, ए बी क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक जीवा है, क्या है ए बी एक जीवा है। डी क्या है, तो डी दोस्तों क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ए बी 12 है और डी 8 है। तो हमारा सूत्र जो होता है, एक फार्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, डी का स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला डी का स्क्वायर, यानी डी का इसका स्क्वायर करते हैं अगर, तो हमारा डी का स्क्वायर होता है डी बी और गुना डी ए। डी का स्क्वायर क्या होता है, डी बी और गुना डी ए हो जाता है। तो डी का स्क्वायर अगर बात करें बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी डी का स्क्वायर हमें डी कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ 8, यहाँ पर हो जाएगा डी 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर डी बी और गुना डी ए। डी बी इसका अगर गुना करते हैं ये कितना हो जाएगा, 8 8 64। अगर इसको हम लोग दोस्तों x मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसको x सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा डी बी कितना x हो जाएगा और गुना ये कितना हो जाएगा डी और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12। ठीक है, x प्लस 12 हो जाएगा, ये 12 है और ये x है, डी ए पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो कितना हो, x प्लस 12 हो जाएगा। तो हमारा 64 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 12x। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -64 बराबर हो जाएगा 0। ये हमारा समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। और इसको अगर हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा कितना, x का मान हो जाएगा, एक आएगा -16 और एक हो जाएगा 4। चूँकि हम लोग जो है द्विघात समीकरण में निगेटिव मान नहीं लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 4 है तो 4 सेंटीमीटर हमारा डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिंतावन उपन्यास हाफ ऑफ वाट आई से, ये लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, इसके लेखक है अनिल मेनन। अनिल मेनन इसके लेखक है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आप लोग को बताता हूँ जिसके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे तो ये हाफ ऑफ वाट आई से के लेखक कौन है, अनिल मेनन है। इंडिया भारत और पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन जर्नी ऑफ सैंडविच सिविलाइजेशन, इसके लेखक कौन है, तो जे साई दीपक है। अनबाउंडेड के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है अभ्यानंद। अनबाउंडेड के लेखक है अभ्यानंद। द हीरो ऑफ टाइगर हिल के लेखक कौन है, तो कैप्टन जोगेंद्र सिंह यादव है। टॉम्ब ऑफ सेंड के लेखक कौन है दोस्तों, तो गीतांजलि श्री है। गीतांजलि श्री अभी कुछ दिन पहले चर्चा में रही है, आप लोग बताइए टॉम्ब ऑफ सेंड जो है दोस्तों उसके लेखक गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्तव्यों में से निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तब पहला कह रहा है कि कुछ फल सब्जियां हैं, मान लेते हैं हम लोग ये क्या, ये है फल, इसको मान लेते हैं हम लोग फल। कह रहा है कुछ फल, इसको मान लेते हैं सब्जियां। कह रहा है कुछ फल सब्जियां हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है। कुछ सब्जियां यानी कि मान लें अगर इतना सब्जी को हम लोग कहें ये खाद्य नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये हो सकता है कुछ सब्जी इधर वाला भी हो या फिर इधर वाला भी कुछ सब्जी जो है जो फल के साथ मिक्स है ये वाला भी खाद्य नहीं हो। ठीक है, ये वाला भी खाद्य नहीं हो। तो हमारा आप देखते हैं निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फल खाद्य नहीं है। कुछ फल कह रहा है, क्या कुछ फल खाद्य नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ फल खाद्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर इधर वाला अगर फल होगा तो ये खाद्य हो जाएगा इधर वाला। उसके बाद कह रहा है दूसरा कि कुछ सब्जियां फल हैं। कुछ सब्जियां फल तो सही हो जाएगा क्योंकि ये कुछ फल सब्जियां हैं तो कुछ सब्जियां भी फल होगा ही। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी,
केवल निष्कर्ष 2 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा। ये हो जाएगा दोस्तों कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अगर मूल्य में वृद्धि हो तो इसका परिणाम क्या होता है कि कुछ और कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति होने लगता है। अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन है 34 कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में दोस्तों होता है कि नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, नए जीव जनक क्या होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन कह रहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष हमेशा याद करिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित रूप से सत्य होता है। तो जब भी निष्कर्ष में कोई दिया हुआ है क्वेश्चन हो, उसको आप लोग जो है हमेशा तर्क के अनुसार उसको गलत करने की कोशिश करिए। जो निष्कर्ष गलत नहीं होगा वो निश्चित रूप से 100% सत्य होगा। तो निष्कर्ष वही होता है जो 100% क्या हो? सत्य होता है, सत्य होता है। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। क्या कह रहा है? सरकार को पुनर्विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण रहने लायक स्थान की कमी हो रहा है। तो सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए कि किस तरह लोगों को एडजस्ट करें ताकि शहर में जो लोग रह रहे हैं उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि मकान गिराना है, छोटा मकान बनाना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा दोस्तों? निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उमर यानी उमर है और एक अविनाश है, कह रहा है ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश क्या करता है? अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। अविनाश क्या करता है? अविनाश का कितना है दोस्तों निवेश? तो 15,000 है और ये मात्र 8 महीने के बाद क्या करता है? वापस ले लेता है 8 महीने के बाद। पहले 12 माह का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? यानी पहला जो 12 महीना है उसका किस अनुपात में बटेगा? तो इसका तो रहा 15,000 8 महीना तक, और बाद बाकी जो रहा उम्र इसका जो 10,000 है ये कितना रहेगा दोस्तों? 12 महीना तक। इसका अनुपात में अगर बांटेंगे तो 1 2 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा, बचे यहाँ 12। यहाँ काटेंगे 4 या 12, यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर काटेंगे 3 से 3 5 15 5 हो गया, और यहाँ 5 5 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 10 10 कट गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ भी बचा 1। तो दोनों का लाभ क्या होगा? 1:1 में होगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी फरवरी 2018 के अनुसार कह रहा है कि अध्यक्ष कौन है? फरवरी 2018 के दोस्तों अनुसार अगर बात करें तो इसका कौन था? नरेंद्र सिंह बत्रा। 18 फरवरी 2018 के अनुसार नरेंद्र सिंह बत्रा था। अगर हम लोग बात करें भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको हम लोग कहते हैं IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अगर वर्तमान में हम लोग अगर बात करें अध्यक्ष की तो कौन है? यह है PT उषा। PT उषा है इसका वर्तमान में अध्यक्ष। IOA की दोस्तों स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। 1927 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। IOC की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल जो होता है ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1894 में, यानी 23 जून 1894 को इसका स्थापना हुआ था। और 1896 में जो है पहला जो है ओलंपिक खेला गया था, 1896 में एथेंस यूनान में। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। कह रहा है कि क्या x-5 सम संख्या है, x एक वास्तविक, क्या x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो कथन कह रहा है कि x-15 एक पूर्णांक संख्या है, और दूसरा कह रहा है कि x-10 एक विषम पूर्णांक है। x-10 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो पहला कथन के अनुसार देखें तो कह रहा है कि x-15 क्या है, पूर्णांक है। चूंकि पूर्णांक अगर बात करें दोस्तों हम लोग कि पूर्णांक माइनस, अगर पूर्णांक करें पूर्णांक माइनस पूर्णांक, तो दोस्तों हमेशा सम या विषम आता है आंसर। ठीक है, अगर किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या आएगा, या तो सम आएगा या विषम आएगा। तो क्या होगा, एक्स भी एक क्या होगा, एक्स भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। एक्स भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक ही होगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि x-10, x-10 क्या है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि विषम में से अगर विषम को विषम में से अगर विषम को हम लोग घटाते हैं तो हमेशा क्या आता है, सम आता है। तो x-5 की अगर बात करें तो क्या होगा, सम। x-5 की बात करें तो क्या होगा, केवल सम हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, यानी कि x-10 एक विषम पूर्णांक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि केवल कथन 2 पर्याप्त है, जबकि केवल एक पर्याप्त नहीं है, कथन 1 पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ये है दोस्तों सोडियम है। सोडियम है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को दोस्तों कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को हमेशा जो है किरोसिन में, किरोसिन जो होता है दोस्तों, किरोसिन मिट्टी तेल जिसको कहते हैं, तो इसको जो है हमेशा किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम अगर बस बात करें तो क्लोरीन गैस से अगर अभिक्रिया करो तो क्या बना देगा दोस्तों, सोडियम क्लोराइड बना लेता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सही इसको चुनना है। अगर हम लोग बात करें तो 29/6, 29/6 की मान की बात करें दोस्तों तो कितना होता है, कह रहा है 29/6 क्या 53/12 के बराबर है। तो इसका अगर बात करें हम लोग, अगर भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 4.83, और 53/6 को अगर हम लोग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4.41, यानी ये बराबर है नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। दूसरा हम बात करें बी में, तो 29/6 का मान कितना है, 4.83 है। और 43/12, 43/12 की बात करें दोस्तों तो इसका मान होता अगर निकालते हैं तो 3.85 होता है। क्या ये बराबर है, तो नहीं, ये भी बराबर नहीं, ये भी नहीं आंसर होगा। इसका मान 29/6 कितना है, 4.83 हम लोग निकाले यहाँ, और 43/12 का मान यहाँ निकाले हैं कितना, 3.58। क्या कह रहा है, ये 29/6 इतना से क्या है, बड़ा, ये बड़ा है, ग्रेटर यानी बड़ा है, तो हाँ बड़ा है कि 4.4 है ये, और ये 4 से कम है, ये 4 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बात करें डी में, तो 29/6 कितना है, होता है 4.83 होता है, और ये होता है 43/12 निकाला 3.58। क्या कह रहा है कि क्या ये 4.83 3.58 से छोटा है, ये हो गया छोटा का निशान होता है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल सी, ये बड़ा है। अगला देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह अनिवार्य द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों अनुपस्थित पद को चयन करें। चयन करना है, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग सीरियल देख लेते हैं। पहला यहाँ पे एस है, टी है, यू है, वी है, यानी एक एक भर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा STU V, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों W। उसके बाद है नेक्स्ट में दूसरा हम क्या करें, TUVW, यहाँ पर हो जाएगा X। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा C, यानी कि WX हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 42वां क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुने। यानी ये दिया हुआ है 3 समूह दिया हुआ, इन 3 समूह को देख के आप लोग को क्या लगता है, ये क्या पुस्तकें हैं, उत्सव हैं, मुलाकात है, शादी है। ये तीनों को देखते हुए हमें क्या लगता है कि ये एक प्रकार का उत्सव है, यानी कि सेलिब्रेशन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु 19 की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरती के वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है,
तो धरती की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मान लेंगे डी से लिखते हैं धरती, इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या हम लोग, एक्स मान लेते हैं। तो यूनिस का आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों का कितना है, योग 61 है, तो यूनिस का आयु कितना हो जाएगा, 61 माइनस एक्स हो जाएगा, 61 माइनस एक्स वर्ष होगा, ठीक है, यहाँ भी वर्ष होगा। उसके बाद कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि एक्स है अभी वर्तमान में, प्लस 3 वर्ष बाद कह रहा है क्या होगा, ये 3 वर्ष बाद तो होगा, तो ये फिर इसका भी 3 वर्ष बाद हो गया, एक्स माइनस एक्स, और इसका भी +3 हो जाएगा। धरती की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है, यानी इसके 2 गुना, इसका 2 गुना से क्या है 8 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 8 ऐड कर देंगे, और यहाँ 8 ऐड कर देंगे। अब अगर हम लोग इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस हो जाएगा 11, और इधर 8 3 11 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 61, और 3 कितना हो जाएगा 64 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला है इधर हो जाएगा क्या एक्स प्लस 11, और इधर हो जाएगा 64 दूना कितना होता है 128, और माइनस हो जाएगा, ये फिर इसको गुना करेंगे तो एक्स और 2 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ इसको अगर हम लोग करते हैं तो x प्लस ये 2x को इधर ले आएंगे माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 11 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 128 माइनस हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, या यहाँ पर होगा 3x बराबर 128 में से 11 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9, और 2 हो जाएगा 3 9 27, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 39 हो गया, 39। तो कह रहा है हमें x किसका मान मांगे हैं, धरती का आयु को x माने हैं, तो पूछ किसका धरती के वर्तमान आयु कितना होगा, तो 39 होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, डी में है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि तमिलनाडु के नए नियुक्ति राज्यपाल, यानी फरवरी 2018 के अनुसार है, 18 वाला शिफ्ट है इसलिए 18 का ही पूछा है करंट अफेयर। तो अगर आप लोग अभी वर्तमान करंट अफेयर नहीं देखते हैं, मेरा डेली आता है दोस्तों, कम से कम डेली शॉर्ट फॉर्म में डेली करंट अफेयर आता है, फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म में, तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर जुड़िए, क्योंकि देख रहे हैं करंट अफेयर काफ़ी आता है, एग्जाम में देखने को मिल रहा है आजकल, तो आप लोग जरूर करंट अफेयर क्लास करिएगा। डेली PDF भी मिलता है उसका, और आपको एकदम टाइप किया हुआ इस प्रकार से मिलता है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होता है, तो आप लोग करंट अफेयर डेली जरूर देखिएगा। कह रहा है फरवरी 2018 का उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है तमिलनाडु के नियुक्त राज्यपाल, कौन है, ये है बनवारी लाल पुरोहित हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित हो जाएगा। अगर हम लोग दोस्तों वर्तमान में बात करें, तो वर्तमान में अगर तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में है तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि, ये हैं वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल। 18 के अनुसार कौन थे, बनवारी लाल पुरोहित थे। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने जनवरी 2023 में, यानी कि जनवरी 2023 में पोंगल उपहार योजना शुरू की, एक योजना शुरू किया था, महत्वपूर्ण योजना है, इसको क्या नाम दिया गया, पोंगल उपहार योजना। इस योजना में क्या विशेष था, इसके तहत जो जितने भी राशन कार्ड धारक था उसको जो है 1000 रुपये जो है 1000 रुपये देने की घोषणा की गई थी सभी कार्ड धारकों को। और अगर बात करें पोंगल उपहार योजना है के तहत ये दिया गया था, और पोंगल अगर माने, पोंगल एक प्रकार का दोस्तों क्या है, त्योहार भी है, तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी दोस्तों तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि दिए गए वस्तु के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। ये वस्तु दिया हुआ है, देखते हैं, ये मॉनिटर है, CPU है, कैमरा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये क्या आपको लगता है, देख के चित्र लगता है, संस्कृति लगता है, प्रौद्योगिकी लगता है, फाइन आर्ट लगता है, क्या लगता है, तो ये दोस्तों हमको देख के लगता है प्रौद्योगिकी, यानी कि ये एक सब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पर ये सब आया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करना है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है, माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। अलावा 47 नंबर कह रहा है कि दिए कथन को विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में से कौन सी कथन अंतर या से
कौन सी या कौन से कथन अंतर्निहित है। कथन कह रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें। किसके द्वारा? अपार्टमेंट एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत कह रहा अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, यानी कि वहाँ जो निवासी रहते थे ना, जिसको ये स्वच्छ भारत के कार्य बना रहे थे, उससे प्रतिक्रिया उनको नहीं मिला। उसके आधार पर हम लोग को पूर्व धारणा बताना है। पहला कह रहा है कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसा तो कोई बात नहीं है, साफ तो सब रहना चाहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एसोसिएशन जो है अभियान में असफल रही। एसोसिएशन जो अभियान चलाया है, एसोसिएशन ने अभियान चलाया स्वच्छ मिशन, क्या इसमें ये असफल रह गया जिसके कारण इसका निवासी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई? तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो है एसोसिएशन अभियान में असफल रह गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल पूर्वाधार दो अंतर्निहित है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा? किस संख्या का वर्गमूल कह रहा है? एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर वर्गमूल देखें आप लोग, 10 और 24 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें 2048 के, तो 2048 का वर्गमूल परिमेय नहीं होगा। 4096 क्या वर्गमूल निकलेगा? तो हाँ, इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? 64 होगा। 2401 के वर्गमूल निकलेगा? तो हाँ निकलेगा। इसका कितना? 49 होगा। तो इसका नहीं निकलेगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेता है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं L1 बराबर मान लेते हैं x, ठीक है। और L2 कितना दिया हुआ है दोस्तों? हमें 100 मीटर लंबे पुल को पार करता है, तो ये दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर लंबा पुल को पार करता है। और चाल कितना दिया हुआ है? तो चाल दिया हुआ है हमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो 90 गुना कम करना है तो 5/18 से गुना करेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड को, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18×5 90 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करें, तो लंबाई पूछ रहा है गाड़ी की, तो हमें समय बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? तो समय बराबर होता है दूरी और होता है चाल। दूरी बटे चाल होता है। समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। 10 सेकंड, सिर्फ 10 ही लिखते हैं। समय कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 10 सेकंड दिया हुआ, तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी में एक दिया हुआ है और एक हमें x माने हैं। x प्लस दूसरा कितना है? 100। अब बट्टा में चाल कितना है दोस्तों? 25 मीटर प्रति सेकंड है। चूंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड मीटर में है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में ही लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस गुना होता है, ठीक है। तो ये 25 को 10 से गुना करेंगे 250, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? x प्लस 100। इसको इधर ला के घटाएंगे तो 250 माइनस हो जाएगा 100, यानी x का मान हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। तो गाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ है, कह रहा है सेप्रोट्रोफ का कौन है उसके बारे में बताइए। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। कुकुरमुत्ता जो है सेप्रोट्रोफ का उदाहरण है। कोई जीव या पौधा जो मरे हुए हो, सेप्रोट्रोफ क्या होता है दोस्तों? कोई भी जीव या पौधा जो मरे हुए हो और क्षयकारी जीवित पदार्थों को अवशोषित करके खाते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतपोषी या मृतजीवी या सेप्रोट्रोफ, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेप्रोट्रोफ कहते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल में हो जाता है कौन? एग्जाम्पल में हो जाता है जैसे कवक। एग्जाम्पल में सेप्रोट्रोफ का उदाहरण क्या है? कवक, ठीक है। कुकुरमुत्ता की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कुकुरमुत्ता में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किसमें? कुकुरमुत्ता में। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं,
यानी एक बॉय है जो क्रिकेट भी खेलता है, एथलीट भी है, बॉय हो, एथलीट हो और क्रिकेट खेलते भी खेलते हैं को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ये आयत जो है दोस्तों बॉय के लिए है, एथलीट के लिए जो गोला है, क्रिकेट के लिए त्रिभुज है। यानी कि आयत, गोला और त्रिभुज। डिसिप्लिन वाला कुछ दिया नहीं है तो ये हमें नहीं लेंगे, क्यों लेंगे? त्रिभुज, आयत और वृत्ति, इस तीनों के बीच में होना चाहिए। तो कौन हो जाएगा देखते हैं। दो तो नहीं होगा क्योंकि दो त्रिभुज में नहीं है। त्रिभुज में देखिए यहाँ पर, ये त्रिभुज में 3 है, आयत में भी है 3 और क्या कहते हैं गोला में है 3। ठीक है, ये 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ये तीनों में है, लड़का, एथलीट और क्रिकेट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 सही है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? 18 वाला पूछ रहा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। करे तो भी, नहीं करे तो भी कोई बात नहीं है, तो हम लोग बता ही देते इसका आंसर। 18 के अनुसार ये कौन था? उषा अनंत सुब्रमण्यम। आगे देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन समूह दिया हुआ एक कॉमन है सब में और जो इससे भिन्न है उसको चयन करना है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। यहाँ पर पहले ऊपर में है 5 पंचभुज और अंदर में है खष्टभुज, यानी कि क्या हुआ, ऊपर से एक क्या हुआ, अंदर प्लस हो गया। फिर दूसरा हम देखते हैं चतुर्भुज है, अंदर त्रिभुज है, यानी कि क्या हो गया, एक माइनस हो गया। फिर त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, क्या हुआ, एक प्लस हो गया। फिर चतुर्भुज है और अंदर पंचभुज है, यानी क्या हुआ, यहाँ पर भी एक प्लस हो गया। तो बात करें देखें तो इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी प्लस हुआ, इसमें भी, लेकिन बी में क्या हुआ, माइनस हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी किस में है दोस्तों, तो ये सी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क के एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर, यानी कि मान लीजिए ये रहा, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर वाई है, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है। कह रहा है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। यानी जब वो एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो इस वाई का छाया करा सीधा एक्स के सामने पड़ता है। यानी कि जब सूर्य यहाँ इधर होगा, ठीक है, सूर्य इधर होगा तभी तो इसका छाया जो इधर पड़ेगा इसके सामने। तो कह रहा है एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो एक्स किस दिशा में मुंह कर खड़ा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि टाइम कौन था दोस्तों, सुबह का। ठीक है, सुबह का टाइम है, तो सुबह के टाइम में सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में होता है। जब सूर्य यहाँ होगा इसका छाया इसके सामने बनेगा, तो यानी ये जो है इसके तरफ जा रहा है, इसका मुंह किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों संवेग को कह रहा है किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग को दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल में इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। संवेग क्या है दोस्तों, संवेग है एक क्या है, ये एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें, इसका एसआई मात्रक होता है क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका एसआई मात्रक। अगर जब कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होगा, इसका वेग बढ़ जाएगा, और जब वेग बढ़ेगा तो उसका संवेग भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण दोस्तों कह रहे हैं किसकी दिशा के विपरीत होता है। ये तो वेग, यानी वेग के दिशा जो होता है वेलोसिटी, इसके दिशा के विपरीत होता है क्या, नकारात्मक त्वरण होता है। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं छोटा ए से। और त्वरण वाला फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बटा होता है टी, छोटा टी। अगला देख लेते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NH4 होल्टाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए
एक अणु में कितना परमाणु होगा, तो 15 परमाणु होते हैं। अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न चित्र को घुमाए गए रूप का चयन करें। यदि इस चित्र को कह रहा है कि ये चित्र है, इसको अगर घुमाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, तो इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में, ये जो है डी की तरह बनेगा। और डी किस में है दोस्तों, ए में है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला देखते हैं 59 में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ये दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कैसे होता है, तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है दोस्तों, ये 1000 वाट घंटा के बराबर होता है। अगर हम लोग घंटा को तोड़ेंगे तो 1000 वाट गुना होता है 1 घंटा की। अगर बात करें दोस्तों, उसमें होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में होता है 60 सेकेंड। इसको पूरा सेकेंड में तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि 1000 वाट गुना हो जाएगा 3600 सेकेंड। इसको गुना करेंगे 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जो है पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 5 और 1 दशमलव यहाँ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसी को इससे लिख दिया 306 गुना 10 के पावर 6, और वाट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। अंतिम तत्व कौन होता है दोस्तों, इसमें अंतिम तत्व होता है थोरियम। ऑक्टेवस के वर्गीकरण के जो न्यूलैंड्स का लॉ है, नियम है, उसका अंतिम क्या होता है तत्व, उसका अंतिम तत्व होता है थोरियम होता है। न्यूलैंड्स ने, ठीक है, न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव नियम के आधार पर उस समय तक के कितना ज्ञात हुआ था तत्व, तो 56 ज्ञात था। तो 56 तत्वों का व्यवस्थित किया था, ठीक है, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम में जब तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो क्या होता है, हर 8वें तत्व जो होता है, हर एक 8वां तत्व क्या होता है, में पहले तत्व के समान गुण होता है। पहला तत्व होता है और 8वां तत्व होता है, उसके समान गुण होता है उसमें। अगला देखते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो कौन है, ये है करण महाजन। ऑप्शन नंबर ये है करण महाजन। अगला देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर के 2 प्रकार हैं, ठीक है, पहला प्रकार और ये रहा दूसरा प्रकार। 2 प्रकार के मजदूर हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहला प्रकार के मजदूर जो है दूसरा प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। दूसरा प्रकार के मजदूर से क्या करते हैं, 3 गुना ज़्यादा। ये क्या है दोस्तों, ये है क्षमता, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। कल है पहले प्रकार के 12 मजदूर, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो कार्य बराबर अगर हम लोग बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है क्षमता और गुना होता है समय। क्षमता गुना समय होता है, ठीक है। तो क्षमता की बात करें तो पहले प्रकार के मजदूर की कह रहा है कितना, 12 मजदूर, और ये करता है कितना, ये पहले प्रकार के क्षमता कितना है 3, गुना हो जाएगा 10 दिन में करता है। तो अगर इसमें बात करें समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुने 3 गुना 10 हो जाएगा। और कार्य की बात करें तो कार्य क्या करता है, पहले प्रकार के 4 गुना हो जाएगा, पहला पर कितना है 3 और प्लस 8, पहला प्रकार में कितना है क्षमता 1 गुना 1 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इधर लिखते हैं 12 गुना 3 गुना 10 अब बट्टा में हो जाएगा 8 12 20। इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 से ये 6, यानी 6 तारीख 18। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना समय लगेगा, 18 घंटा लगेगा, सॉरी 18 दिन, 18 डी।
63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है? तो विराट की वर्तमान आयु क्या है? अगर दोस्तों हम लोग इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आपका जनरल तरीका है लॉन्ग मेथड, और दूसरा है आप इसको जो है ऑप्शन से भी बना सकते हैं। बेस्ट होता है ऑप्शन से बनाना। तो अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान की अगर हम बात करें विराट की उम्र वर्तमान कितना होगा, अगर हम लोग माने 55, ठीक है। तो अब से 7 साल बाद विराट की मोहिंदर से दोगुना होगा, यानी 7 साल अगर इसमें जोड़ देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 62। किसके है? ये है विराट, और ये मोहिंदर से कह रहा है दुगुना होगा, तो यानी कि मोहिंदर कितना हो जाएगा 31, तभी तो 61 गुना 62 होगा। 5 साल पहले की बात करें, यानी कि इसमें से 7 घटाएंगे 55, और 5 पहले वाले 50, इसमें 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24, और 24 में से ये हो जाएगा कितना 24, और वर्तमान इसका 7 घटाएंगे क्योंकि 7 साल बाद वाला हम लोग इसमें जोड़ के निकाला गया है, ठीक है। 7 साल बाद तो ये इसके दुगुना 7 घटाएंगे तो इसका होगा 24। अब कह रहा है कि मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5, यानी विराट का आयु कितना है 50 का 2/5, 5 से काटेंगे इसको, 5 50 10 20 से कह रहा है कि 1 वर्ष कम थी, यानी कि इससे 1 वर्ष कम थी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। 5 साल पहले की बात कर रहा है, इसमें 5 घटाएगा तो 19, और यहाँ पे है 20, 1 साल कम हुआ। तो हाँ 1 साल कम है, तो हाँ बिल्कुल ये दोनों बराबर है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया डायरेक्ट ऑप्शन से। अगला देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें डिटेल की बात करें तो आप लोग डिटेल देख लीजिए, या तो एक्स मानेंगे आप लोग, तो मोहिंदर का मानेंगे हम लोग। अगर एक्स मानेंगे तो विराट का कितना हो जाएगा 2x वर्ष हो जाएगा, और 7 साल बाद कह रहा है तो इसको कहेंगे 2x - 7, और इसको लेंगे कितना x - 7, 7 साल बाद का है। अब कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले करेंगे तो 5 साल फिर घटा देंगे इसमें से, तो इसको यहाँ लिखते हैं 5 साल पहले करेगा तो 2x - 7 - 5, और इसमें से हो जाएगा x - 7 - 5 क्या था, इसका उम्र कितना था 2, विराट की उम्र का 2/5 से क्या था, ये 1 कम था, इसको 1 जोड़ देंगे। बस इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा लॉन्ग मेथड में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55। अगला देख लेते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। यानी 2 अंक का ऐसा संख्या ज्ञात करिए जिनके 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो इनके अंकों के गुणनफल से 3 गुना है। यानी अंक, उसके अंक को अगर गुना करेंगे ना तो उसका 3 गुना हो जाएगा। जैसे पहला है 8 चौक 32, 8 चौक 32 है, 32 दिया 96 हो गया, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है 4 दूनी 8, और 8 3 गुना है, तो 8 को 3 से गुना कर 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। 2 1 2 कम 2 2 तिया 6 होगा, ये नहीं होगा। ये 36 का 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी केवल। अला करा 66 निम्नलिखित में से कौन सा चींटी के डंक में उपस्थित होता है? तो चींटी के डंक में दोस्तों कौन होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 64 नंबर क्वेश्चन रह गया, इसको देखिए कि $ABC प्लस हैशटैग, ये एक सिंबल दिया हुआ कह रहा है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो पहले दिया हुआ क्या ABC, यानी शुरू से 3 ले लिया। उसके बाद क्या है कि दिया है क्या @*2, उसके बाद *2 यानी लास्ट का 3। पहले शुरू का 3 लिया तो लास्ट का भी 3 लिया, इधर से 3 लिया। उसके बाद फिर $#E यानी कि डॉलर लिया, सॉरी डॉलर लिया, फिर हैशटैग लिया, और फिर क्या लिया ई लिया। ठीक है, यानी कि फिर दोबारा में क्या इसके ठीक आगे का लिया, एक छोड़ दिया, फिर आगे का एक, फिर एक छोड़ दिया, फिर आगे का एक। इस प्रकार अगर देखेंगे इसके ठीक आगे का होगा तो ये हो जाएगा एक, फिर एक छोड़ के ये हो जाएगा, फिर एक छोड़ के ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूर्ण विराम H और
वाट, पूर्णविराम एच और वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका फॉर्मिक अम्ल हो गया दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल का अगर IUPAC बात करें, IUPAC नाम की बात करें, क्या होता है दोस्तों, इसका होता है मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल होता है इसका, IUPAC नाम होता है फॉर्मिक अम्ल का। उसके बाद देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है? कितना त्रिभुज है? त्रिभुज गिनने का दोस्तों बेस्ट नियम होता है कि जो सबसे बड़ा बड़ा है उसको गिनिए पहले, और जो छोटा होगा उसको बाद में गिनिए। बड़ा की बात करें तो एक यहाँ से अगर काटेंगे तो एक ये हो जाएगा, और एक इधर भी हो जाएगा 2। फिर अगर इसको यहाँ से इधर ले, इधर वाला हो जाएगा, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, फिर इधर इस साइड का हो जाएगा एक, और साइड का हो जाएगा एक। ये होगा 2 और 2 कितना हो गया? 4। इसके बाद कुछ बड़ा दिख रहा है? नहीं। अब छोटा गिन लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कुल 12 त्रिभुज है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 रुपया की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा? अर्जित ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। इसको काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30, और 30 गुना 16, 16 48, यानी कि 480 रुपया। किसमें? ऑप्शन बी में है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को 3 आदमी में बांटा गया है। किसके किसके? तपस, अवि और ऋषि। कह रहा तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, और शेष अवि को मिला। कह रहा अब अभी के पास कितना बचा, यानी कितना था टोटल, मान लेते हैं हम एक केक था, इसमें से 1/2 दे दिया एक को, उसके बाद फिर प्लस 1/3 दे दिया, कितना बचेगा? एक में से घटा देंगे, 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग दोस्तों डैश में स्थित है। पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है दोस्तों? जोजिला दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तुजू दर्रा कहाँ है? तुजू दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, ये सब है जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 में कह रहा है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो क्या है? इसका है ओम। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम है। अगर प्रतिरोधकता की बात करेगा तो प्रतिरोधकता का होता है दोस्तों ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होता है, प्रति नहीं होता है, इसलिए ओम मीटर होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ओम मीटर। प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। अगला देखते 72 में रीजनिंग है। 9 गुना 6 45 कैसे हुआ? 7 गुना 4 33 कैसे हुआ? और 6 गुना 4 20 कैसे हुआ? इसी प्रकार करें 5 गुना 3 का मान क्या होगा? इसको 45 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले देखिए दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 3 का अंतर है। ठीक है, 3 का अंतर है, और दोनों का जोड़ कितना है? 9 6 15, और अगर हम लोग दोनों को जोड़ के इसको अंतर गुना करते हैं 45 हो गया। इसका बात करें दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? तो अंतर हो गया दोनों का 3, और अगर दोनों का जोड़ है तो 7 4 11, और 11 3 कितना होता है? 33। सही है। उसके बाद ठीक इसी तरह दोनों का अंतर कितना है? 2, और दोनों का जोड़ेंगे तो 10 गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरह दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पर अंतर है 2, और 8 और 5 3 जोड़ेंगे तो 8, गुना करें तो 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है थे? ये 2018 की बात कर रहा है, तो ये थे विवेक देवराय। 18 में विवेक देवराय थे। आप लोग हमें अभी वर्तमान में कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के जो है सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। 74 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहे एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है? एक्स और वाई दोनों में कह रहा है बेहतर नर्तक कौन है? कथन पहला कह रहा है कि एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए। एक्स जो है बहुत सारा ऑडिशन दिया। ऑडिशन होता है ना जहाँ पर डांसर को चूज किया जाता है। कह रहा है एक्स ने बहुत ऑडिशन दिए हैं, मतलब अगर ज़्यादा ऑडिशन दे रहा है तो ये बेहतर होने का चांस नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं है तभी तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया, यानी कि मंच पर बहुत प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि लोग इसको पसंद कर रहा है, तभी तो और दूसरा मंच ये शेयर कर रहा है। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा।
यानी हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, अकेले एक पर्याप्त है जबकि कथन दो पर्याप्त, अकेले अपर्याप्त है, ये गलत हो जाएगा। अकेले कथन दो पर्याप्त है जबकि कथन एक अकेले पर्याप्त और पर्याप्त है, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, दो पर्याप्त है, एक पर्याप्त नहीं है। 75 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सेट का लास्ट क्वेश्चन है। उस टाइम पे जो है 75 क्वेश्चन ही पूछा जाता था, तो इसलिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोग के लिए वो भी लाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है मॉडल सेट लाएंगे 100 क्वेश्चन वाला, जो इस बार होने वाले हैं एग्जाम। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक उत्तर दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f है को एक द्रव कितना है, द्रव को दोस्तों यूनिट करते हैं 4/3 में डुबाया जाता है। तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी दोस्तों? द्रव में अगर डुबाया जाएगा इसका फोकस लंबाई कितना होगा, एफ ही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हमारा दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे चैनल में दोस्तों एनसीईआरटी अगर क्लास नहीं की है तो एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, वहाँ जरूर करिएगा। एनसीईआरटी क्लास डेली करंट अफेयर कम से कम टाइम में आपको 10 से 15 मिनट में जो है 1.5 से 2 घंटे वाली जो क्लास है फुल पत्ती वाली क्लास को क्लियर कराता हूँ। तो आप लोग डेली जरूर रिवाइज करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आप लोग जितना हमें लाइक शेयर करेंगे मैं उतना आपके लिए जो है वीडियो लाता रहूँगा, मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जो भी है सभी। तो धन्यवाद, जय हिंद।